नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और ज़रूरी खबरों में। लेकिन खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी गरीबों की मदद में उतरी कांग्रेस पार्टी का समर्थन करते हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखें जय हिंद। रुख करते हैं पहले खबर की तरफ। मनोज तिवारी समेत बीजेपी के कई नेताओं को दिल्ली पुलिस ने लिया हिरासत में, ये हैं आरोप। जी हां दोस्तों, मनोज तिवारी के नेतृत्व में केजरीवाल सरकार का विरोध कर रहे बीजेपी नेताओं को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों के इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप बीजेपी नेताओं ने केजरीवाल सरकार पर लगाया है। इसी को लेकर राजघाट में बीजेपी नेता विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। पुलिस ने राजघाट से इन सभी नेताओं को हिरासत में ले लिया है। इन पर लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने का आरोप है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चीन की घुसपैठ पर कांग्रेस का मोदी सरकार पर निशाना, पूछा क्यों है चुप। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने चीनी सेना की घुसपैठ पर उठाए सवाल। सुरजेवाला बोले, घुसपैठ के दुस्साहस पर मोदी सरकार क्यों मौन बैठी है। भारतीय सीमा के नजदीक चीनी सेना लगातार हरकत कर रही है। लद्दाख के पास जारी विवाद बढ़ता जा रहा है और अब खबर है कि चीनी सेना ईस्टर्न लद्दाख के पास अपने लड़ाकू विमान भी उड़ा रही है। लगातार जारी चीन की इन हरकतों पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया आई है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने सरकार पर कई सवाल उठाए हैं। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा, चीनी सेना द्वारा भारतीय सीमा में घुसपैठ के दुस्साहस पर मोदी सरकार क्यों मौन बैठी है। भारत की सुरक्षा व क्षेत्रीय अखंडता से कोई समझौता स्वीकार नहीं किया जा सकता। चीनी सेना द्वारा लद्दाख और सिक्किम के 3 स्थानों पर घुसपैठ समाचार पत्रों की सुर्खियां बने हुए हैं तथा कथित तौर से ये घुसपैठ लद्दाख में गलवान नदी वैली और पागोंग जिले के इलाके में हुई है। डरबुक श्योक डीबी रोड पर है खतरा। कांग्रेस नेता ने आगे कहा, खबरों की माने तो चीनी सेना के हजारों सैनिकों ने गलवान वैली और पागोंग लेक एरिया में घुसपैठ कर हमारी भूभागीय अखंडता पर अतिक्रमण का दुस्साहस किया है। भारतीय सेना की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रणदीप सुरजेवाला ने कहा, सुरक्षा विशेषज्ञों और सेना के जानकारों की माने तो गलवान नदी वैली में चीन की घुसपैठ से डरबुक श्योक डीबी रोड को खतरा उत्पन्न हो जाएगा। इसका इस्तेमाल उत्तर के इलाके में और काराकोरम दर्रा के नजदीक भारतीय सेना को सामान और सभी प्रकार के सैन्य साजो सामान पहुंचाने के लिए सामरिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। रणदीप सुरजेवाला ने कई अहम मुद्दे उठाते हुए कहा कि देश की इन चिंताओं के बारे में मोदी सरकार को तत्काल स्थिति स्पष्ट कर जवाब देना चाहिए। क्या चीनी सेनाओं ने लद्दाख में गलवान नदी वैली और पागोंग लेक के हमारे इलाकों पर कब्जा कर लिया है? क्या उन्होंने चीन द्वारा स्वीकृत सीमा रेखा को लांघकर गलवान नदी वैली में सैकड़ों टेंट, कंक्रीट के ढांचे और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पार कई किलोमीटर सड़क बना ली है? इसी प्रकार से पागोंग लेक के उत्तरी तट पर भी क्या सड़क निर्माण किया है? क्या यह सही है कि पागोंग लेक के पास फिंगर हाइटर्स फिलहाल चीनी सेना के कब्जे में हैं? क्या गलवान नदी वैली में चीनी घुसपैठ से डरबुक श्योक डीबीओ रोड पर संचालन का खतरा उत्पन्न हो जाएगा, जो उत्तर के इलाके में और काराकोरम दर्रा के नजदीक भारतीय सेना को सामान और सभी प्रकार के सैन्य साजो सामान पहुंचाने के लिए सामरिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय सुरक्षा व भूभागीय अखंडता की इन महत्वपूर्ण चुनौतियों से पार पाने के लिए मोदी सरकार ने क्या रणनीतिक तैयारियां की हैं और क्या कारगर कदम उठाए हैं? मोदी सरकार ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के हालात पर देश और देश के लोगों के साथ हालात का विवरण साझा क्यों नहीं किया? मोदी सरकार ने इस संकट को कूटनीतिक तौर पर सुलझाने बारे बयान दिया है, लेकिन मोदी सरकार को भारत की भूभागीय अखंडता की रक्षा करने और भारत चीन सीमा पर पूर्व की स्थिति बहाल करने के बारे में देश के नागरिकों और सभी राजनीतिक दलों को विश्वास में लेना चाहिए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। जंगल राज का आरोप झेलने वाले लालू ने अब नीतीश सरकार को बताया दुशासन राज, लिखी ये बात। जी हां दोस्तों, कोरोना महामारी और लॉकडाउन के दौरान ट्विटर पर शांत दिखने वाले राजद सुप्रीमो लालू यादव ने अनलॉक 1 के पहले दिन ही बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर जुबानी हमला बोला है। लालू ने कविता के माध्यम से नीतीश कुमार और उनके राज की न केवल व्याख्या की है, बल्कि इसे उखाड़ फेंकने का भी आह्वान कर दिया है। अपने बेटे तेजस्वी की तरह ही लालू यादव भी चुनावी साल में सुस्त पड़ रहे बिहार की पॉलिटिक्स में जान फूंकने की कोशिश में जुटे हैं। लालू ने अपने इस ट्वीट को कविता का रूप दिया है और चुनावी मैदान में नीतीश कुमार से दो हाथ करने का ऐलान कर दिया है। मालूम हो कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद फिलहाल
चारा घोटाले से जुड़े एक मामले में सजायाफ्ता हैं और रिम्स में अपना इलाज करवा रहे हैं। बिहार में इस साल के अंत में यानी अक्टूबर-नवंबर में चुनाव होने हैं, जिसमें लालू का जेल से निकलकर शामिल होना फिलहाल संभव नहीं दिख रहा है। ऐसे में वो जेल से ही सोशल मीडिया के माध्यम से अपने संगठन में जोश भरने की कोशिश कर रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मध्य प्रदेश में अनलॉक 1 पर सियासत, कमलनाथ बोले बीजेपी उपभोक्ताओं के पूरे बिल किए जाएं माफ। जी हां दोस्तों, लॉकडाउन में घरेलू उपभोक्ताओं को मिले बिजली बिल आधे करने के सरकार के फैसले पर कांग्रेस भड़क उठी है। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने सरकार के घरेलू बिजली बिल से लेकर उद्योग, दुकान, शोरूम, रेस्टोरेंट से फिक्स चार्ज की वसूली को टालने को नाकाफी बताया है। कमलनाथ ने खराब अर्थव्यवस्था के मद्देनजर सभी तरह के उपभोक्ताओं को छूट देते हुए उनके 3 महीने के बिजली बिल पूरी तरीके से माफ करने की मांग सरकार से की है। कमलनाथ ने प्रदेश सरकार के बिजली बिलों को लेकर लिए गए फैसलों को अजीबोगरीब बताया है। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कहा है कि सरकार ने जो फॉर्मूला बनाया है उससे बिजली उपभोक्ताओं को फायदा नहीं मिलेगा। ऐसे में सरकार को बिजली बिल 3 महीने के माफ करने का फैसला करना चाहिए। कमलनाथ ने कहा है कि प्रदेश के उद्योग इस बात की मांग कर रहे हैं कि लॉकडाउन की अवधि में उनके फिक्स चार्ज से लेकर न्यूनतम यूनिट चार्ज, लाइन लॉस चार्ज, विलंब चार्ज समेत दूसरे चार्ज में छूट दी जाए। यानी कि जितनी खपत उतना बिल देने की मांग उद्योग इकाइयां कर रही हैं। लेकिन फैसला सभी तरह के चार्ज में छूट का नहीं है, सिर्फ फिक्स चार्ज की वसूली को अभी स्थगित किया गया है, बाद में वह भरना पड़ेगा। ऐसे में औद्योगिक इकाइयों को फायदा नहीं होगा। कमलनाथ ने प्रदेश सरकार से मांग की है कि गरीब छोटे दुकानदार और प्रवासी मजदूरों को एकमुश्त 10,000 दिए जाएं। कमलनाथ ने सरकार के उस फैसले पर भी सवाल उठाए हैं जिसमें सरकार ने मजदूरों के पंजीयन करने और छोटे व्यवसायियों को 10,000 तक का कर्जा बैंक से दिलवाने की बात कही है। कांग्रेस का कहना है कि इस महामारी में काम नहीं है, आमदनी नहीं है तो कर्ज कहां से भरेंगे। प्रदेश कांग्रेस ने सरकार पर आंकड़ों की बाजीगरी करने का आरोप लगाते हुए रियायत के नाम पर कुछ नहीं देने का आरोप लगाया है। दरअसल प्रदेश सरकार ने एक दिन पहले इसका फैसला किया है कि प्रदेश के दुकानदार, छोटे बड़े उद्योग, शोरूम, अस्पताल, रेस्टोरेंट, मैरिज गार्डन, पार्लर अप्रैल से जून महीने तक के बिजली बिल पर फिक्स चार्ज फिलहाल नहीं भरेंगे। यह राशि अक्टूबर 2020 से लेकर मार्च 2021 तक 6 समान किस्तों में बिना ब्याज के जमा की जा सकेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रविवार को राहत देते हुए कहा था कि इससे लगभग 12 लाख बिजली उपभोक्ताओं को फायदा होगा, लेकिन कांग्रेस सरकार के फैसले को नाकाफी बता रही है और अब बिजली उपभोक्ताओं के बिजली बिल माफ करने की मांग कांग्रेस ने सरकार से कर यह जिताने का कोशिश की है। संकट काल में सरकार को बिजली उपभोक्ताओं को लेकर बड़ा फैसला लेना होगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पश्चिम बंगाल बीजेपी में बड़ा फेरबदल, प्रदेश उपाध्यक्ष पद से हटाए गए नेताजी के पोते चंद्र कुमार बोस। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में 2021 के विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश इकाई में बड़ा फेरबदल किया है। आधे दर्जन से अधिक पार्टी नेताओं को हटाते हुए नए नेताओं को प्रदेश उपाध्यक्ष, महामंत्री और सेक्रेटरी बनाया गया है। पिछले साल केंद्र सरकार के नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पोते चंद्र कुमार बोस को पार्टी ने प्रदेश उपाध्यक्ष पद से हटा दिया है। माना जा रहा है कि पार्टी विरोधी स्टैंड के कारण उनसे जिम्मेदारी छीनी गई है। बॉलीवुड अभिनेत्री अग्निमित्रा पॉल को महिला मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। भाजपा के पश्चिम बंगाल इकाई की ओर से जारी सूचना के मुताबिक कुल 12 नेताओं को प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। एक्सपर्ट्स की पीएम को चिट्ठी, कोरोना पर सरकार के तौर तरीके ठीक नहीं। जी हां दोस्तों, देश में आज से लॉकडाउन का 5वां चरण शुरू हो गया। इस बीच भारत में अब विशेषज्ञों ने कोरोना वायरस के कम्युनिटी ट्रांसमिशन का खतरा भी जाहिर कर दिया है। कोरोना संक्रमण रोकने के लिए बने नेशनल टास्क फोर्स के विशेषज्ञों ने पत्र लिखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहा है कि भारत के कई जोन में अब कोरोना का सामुदायिक संक्रमण हो रहा है, इसलिए ये मानना गलत होगा कि मौजूदा हाल में कोरोना पर काबू कर पाना संभव होगा। कोविड-19 पर गठित नेशनल टास्क फोर्स के सदस्यों ने कोरोना संक्रमण से निपटने में सरकार के रवैये की आलोचना की है। भारत में कम्युनिटी ट्रांसमिशन के संभावित सबूत पहले ही मिले थे। अप्रैल महीने में भारत की मेडिकल रिसर्च संस्था ICMR ने इस ओर इशारा किया था।
हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय ने तब इसे नजरअंदाज कर दिया था। अप्रैल महीने में कोरोना महामारी पर निगरानी के लिए नेशनल टास्क फोर्स ने एक कमेटी गठित की थी। 25 मई को मेडिकल क्षेत्र से जुड़ी 3 नामी संस्थाओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर कोरोना महामारी पर नियंत्रण के लिए अपनाए गए केंद्र के तौर तरीकों की आलोचना की है। प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखने वालों में स्वास्थ्य मंत्रालय के पूर्व सलाहकार, एम्स, बीएचयू, जेएनयू के पूर्व और मौजूदा प्रोफेसर शामिल हैं। इस पत्र पर हस्ताक्षर करने वालों में डॉक्टर DCS रेड्डी भी शामिल हैं। डॉक्टर रेड्डी कोरोना पर अध्ययन के लिए गठित कमेटी के प्रमुख हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी, कोरोना मरीजों के वीडियो पर बोली प्रियंका गांधी, सच्चाई सीएम के प्रचार से अलग। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस महामारी के बीच कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा लगातार यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार से सवाल कर रही है और अव्यवस्थाओं के आरोप लगा रही है। इसी कड़ी में प्रियंका गांधी ने यूपी के एक क्वारंटीन सेंटर का वीडियो जारी कर कहा है कि सच्चाई मुख्यमंत्री के प्रचार से बिल्कुल अलग है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपने ट्वीट के साथ वीडियो जारी किया है। ट्वीट में उन्होंने प्रयागराज के कोटवा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का जिक्र किया है और आरोप लगाया है कि वहां मौजूदा कोरोना मरीज सुविधाओं का बुरा हाल बयां कर रहे हैं। वीडियो में कुछ लोग काफी गुस्से में नजर आ रहे हैं। लोग पानी और खाने की समस्या को लेकर गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। एक व्यक्ति ने ये भी कह रहा है कि हम जानवर हैं, हमें पानी तक नहीं मिल रहा है। ये वीडियो जारी करते हुए प्रियंका गांधी ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की आलोचना की है। प्रियंका ने लिखा है, जमीन की सच्चाई मुख्यमंत्री जी के प्रचार से एकदम अलग है। यूपी में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है, ऐसे में इन सुविधाओं के हाल को सुधारना बहुत जरूरी है। इससे पहले प्रियंका गांधी ने प्रवासी मजदूरों को लेकर भी यूपी सरकार की घेराबंदी की थी। प्रियंका गांधी ने कांग्रेस की तरफ से यूपी सरकार को 1000 बसें चलाने का भी ऑफर दिया था ताकि मजदूरों को उनके घर पहुंचाया जा सके, लेकिन ये मामला विवादित हो गया था। यूपी सरकार ने बस चलाने की परमिशन तो दे दी थी, लेकिन यह भी दावा किया था कि कांग्रेस की भेजी गई बसों की सूची में कुछ वाहन ऐसे भी हैं जो 2 व्हीलर या 3 व्हीलर के नाम पर रजिस्टर्ड हैं। इस तरह तमाम सियासी बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप के बीच बसें मजदूरों तक नहीं पहुंच पाई थी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। शिवसेना ने केंद्र सरकार पर नोटबंदी व जीएसटी जैसे फैसलों से अर्थव्यवस्था बिगाड़ने का लगाया आरोप। जी हां दोस्तों, शिवसेना के मुखपत्र सामना में नरेंद्र मोदी सरकार के 6 वर्ष सारे होने पर जमकर हमला कहा गया है। शिवसेना ने सामना के जरिए नरेंद्र मोदी सरकार की आलोचना की है। शिवसेना ने केंद्र सरकार पर नोटबंदी व जीएसटी जैसे फैसलों से अर्थव्यवस्था बिगाड़ने का आरोप लगाया है। शिवसेना ने कश्मीर पर भी नरेंद्र मोदी सरकार से सवाल पूछे हैं। सामना की संपादकीय में लिखा है कि भाजपा नेताओं ने अपने दूसरे कार्यकाल की पहली वर्षगांठ के मौके पर जो बयान दिए हैं वे मजेदार हैं। नरेंद्र मोदी सरकार के पिछले 6 वर्षों में पिछले 70 वर्षों की कमियों को दूर किया गया है। यह दावा राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने किया है, जबकि गृह मंत्री अमित शाह का दृष्टिकोण थोड़ा अलग है। अमित शाह का बोलना है कि पीएम मोदी ने पिछले 6 दशकों की ऐतिहासिक गलतियों को सुधारने का कार्य किया है। वहीं कोरोना संकट के समय मोदी हिंदुस्तान देश के पीएम हैं, यह हमारा सौभाग्य है, ऐसा बाण रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चलाया है। इन 3 प्रमुख नेताओं के भाषणों से पता चलता है कि मोदी का आत्मनिर्भर हिंदुस्तान कैसे रूप ले रहा है। कुल मिलाकर ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे महान देश का इतिहास केवल 6-7 सालों का है। इसके पहले ये देश नहीं था, कोई स्वतंत्रता संग्राम नहीं था, तब का प्रयत्न व बलिदान केवल भ्रम था। देश की सामाजिक, वैज्ञानिक, चिकित्सा, औद्योगिक क्रांति आदि सभी झूठ हैं। 60 वर्षों में कुछ भी नहीं हुआ। महाराष्ट्र का सहारदी पर्वत, हिमालय, कंचनजंगा, गंगा, यमुना, कृष्णा, गोदावरी, इन सभी का निर्माण गत 6 वर्षों में ही हुआ है। महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, सरदार पटेल, चिकित्सक अंबेडकर, इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह आदि उपस्थित ही नहीं थे। तो जो बोला जाता है कि जो कार्य उनके हाथों संपन्न हुए वो सिर्फ बोल बच्चनगिरी के उदाहरण हैं। सामना यहीं पर नहीं रुका, बल्कि ये भी बोला 6 वर्षों में जो कुछ हुआ वो सब संसार के सामने है। नोटबंदी व जीएसटी जैसे फैसलों ने अर्थव्यवस्था बिगाड़ दी, गरीबी बढ़ी, रोजगार खत्म हो गए। आज हर 4 में से 1 आदमी बेरोजगार है। सार्वजनिक कंपनियों को समाप्त करके व बेचकर आर्थिक सुधार का ढोल पीटा जा रहा है। एयर इंडिया जैसी राष्ट्रीय कंपनियां कभी भी जमीन पर गिर पड़ेंगी। कश्मीर में 370 हटाने के बावजूद तनाव समाप्त नहीं हो रहा है। सिक्किम व लद्दाख की सीमा पर चीनी सेना हमारे सीने पर बंदूक ताने खड़ी है। चिंटी जैसा देश नेपाल हमारी जमीन पर दावा ठोक रहा है। यह सब आत्मनिर्भरता के मजबूत होने के इशारा नहीं है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सीमा पर अब सीएम केजरीवाल हुए सख्त,
7 दिन के लिए दिल्ली के सारे बॉर्डर सील। जी हां दोस्तों, दिल्ली के सारे बॉर्डर एक हफ्ते के लिए सील। दिल्ली सीएम केजरीवाल ने किया ऐलान, दिल्ली में अब खुल पाएंगी सभी दुकानें। कोरोना वायरस संकट के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को बड़ा ऐलान किया। राजधानी दिल्ली के बॉर्डर को अब अगले एक हफ्ते के लिए सील करने का फैसला लिया गया है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। बता दें कि दिल्ली सीएम का ये फैसला तब आया है जब नोएडा, गाजियाबाद जैसे शहरों ने पहले ही दिल्ली से सटे बॉर्डर को बंद कर रखा है। सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली के मुख्यमंत्री ने लॉकडाउन 5 से जुड़ी रियायतों का ऐलान किया। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद, जय भारत।